हेलो दोस्तों, लूसेंट पे आज होगा गुप्त काल। यह टॉपिक है गुप्त काल। इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा सभी क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों। और आप लोग दोस्तों डेली देखने का प्रयास कीजिएगा, डेली एक टॉपिक लूसेंट का लाते हैं। तो आइए दोस्तों सीधे आते हैं प्रश्न पर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, गुप्त किसके संबंध थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुषाणों के। तो गुप्त किसके संबंध थे दोस्तों? तो कुषाणों के संबंध थे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं मेरे वीडियो को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो वह है शासक चंद्रगुप्त प्रथम। 4 नंबर है, सूची है, मिलान करना है। आइए मिला लेते हैं इसको भी। यहाँ पर पहला है, इस प्रकार इसका राइट आंसर, पहला ही आंसर सही है। 1, 2, 3 और 4। आइए दोस्तों बारी बारी से मिला लेते हैं ताकि मिलाने में आराम होगा, आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो प्रयाग यानी इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, जो कि यह जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और बी में है बोलसड स्तंभ लेख, जो कि यह कुमार गुप्त से संबंधित है। सी में है भीतरी स्तंभ लेख, जो कि यह स्कंद गुप्त से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख जो कि यह जो है वसुवर्मन से संबंधित है। तो प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। बिलसड स्तंभ लेख जो कि संबंधित है कुमार गुप्त से। और सी में है भीतरी स्तंभ लेख, जो कि यह स्कंद गुप्त से संबंधित है। और डी में है मंदसौर लेख, जो कि यह वंधु वर्मन से संबंधित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे है प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। तो गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था दोस्तों जो कि एक महान क्या था? खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, वो है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, कैसी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संस्कृत। तो गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कैसी थी दोस्तों? तो यह संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार पीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो इतिहासकार पीए स्मिथ ने दोस्तों किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, समुद्रगुप्त को कहकर पुकारा था भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से क्या किया था? रोका, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन होगा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियां जो संबंधित है वह गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इन्हीं को कहा जाता है। और यह दोस्तों कालिदास, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। अगला प्रश्न होगा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नालंदा। तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? नालंदा था। ईरान अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भानुगुप्त शासक से है। ईरान अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त शासक से है। 15 नंबर प्रश्न है, फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत। तो फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, फैयान आया था। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, यह गुप्त काल था, स्वर्ण युग। फैयान कहाँ का निवासी था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चीन का था। फैयान कहाँ का निवासी था? तो यह चीन के था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ओकाटक या ओकाट कहिए, वकाटक वंश के शासक था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवसेन द्वितीय जो किस वंश का शासक था? तो वह वकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि यह गुप्तकालीन शासक था, समुद्रगुप्त। 20 नंबर प्रश्न पर आते हैं, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक कहौम स्तंभ लेख। तो स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो वह स्तंभ लेख है कहौम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बोध गया। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो वह बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शकों के उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विष्णु। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय के खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, शकों के विजय के उपरांत यानी विजय के बाद। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मेहरौली यानी दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक चतुर्थ सदी में हुआ था। मेहरौली दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फैयान और हेनसांग ने देश के राजे को देखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन दोनों के राज का दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज को देखा कौन? तो फैयान और हेनसांग। तो हेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन दरबार में आया था और फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, धन्वंतरी थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध
चिकित्सक था धन्वंतरी। तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि क्या था, तो एक चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 राजतंत्रात्मक था। तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली था कैसा था? राजतंत्रात्मक था। 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फैयान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 पहला सही है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो फैयान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत का विवरण नहीं मिलता है दोस्तों। और बौद्ध राज्य के मिलता है विवरण, थोड़ा सा जूम करेंगे ऊपर में, तो यहाँ पर ये नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में नहीं मिलता है फोकुओकी में, और बौद्ध राज्यों की मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों मिलता है, और बुद्ध मंदिर स्तूप विहारों से संबंधित सभी दोस्तों फोकुओकी सभी इसमें मिलता है, जो कि सिद्धांत नहीं मिलता है बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 16, 17 और 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? गुप्त काल में तो 16 हुआ था, 17 हुआ था और 19 हुआ था गुप्त काल में। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार से जुड़े थे। अमरकोश की रचना किसने किया था? अमर सिंह। और किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे। गुप्त संवत 319 से 320 के प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह शासक है चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? गुप्त संवत अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन बिल्कुल किस शासक के दरबारी कवि था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है? हरिसेन है। और किस शासक के दरबारी कवि था दोस्तों? यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था हरिसेन। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। गुप्त कला को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण दोस्तों क्लासिक युग कहा जाता है गुप्त काल को। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गुप्त काल में। तो सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है दिनार कहा जाता था। सोने की मुद्रा दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न होगा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य रचना कालिदास द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुप्त काल से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना का युग गुप्त काल से है।
अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व का दर थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। तो गुप्त काल में भू राजस्व का दर कितना था दोस्तों? तो उपज का छठा भाग था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो वह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है गुप्त वंश। तो किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? वह जो है गुप्त वंश। दिल्ली के महरौली के कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्र की स्मृति में है। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के जो प्रांगण है उसमें एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मदविकाग्निमित्र नाटक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अग्निमित्र। तो कालिदास द्वारा रचित मदविकाग्निमित्र यह नाटक था। नाटक का नायक दोस्तों, नाटक का नायक था कौन? तो यह अग्निमित्र थे। 47 नंबर प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रयाग में। तो समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उससे किस अभिलेख में मिलता है या उपलब्ध है? तो प्रयाग अभिलेख में दोस्तों मिलता है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? वो कौन सा काल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, गुप्त काल, जिसमें स्त्री की पुरुष की बराबरी थी गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुप्त। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? वह गुप्त। 50 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जानकी हरण। यह दोस्तों कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया था। और मदविकाग्निमित्र यह कालिदास द्वारा लिखा गया था। और अभिज्ञान शकुंतलम यह भी कालिदास द्वारा लिखा गया था। और सी में है विक्रमोर्वशीयम, यह भी कालिदास द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यह गलत है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का सरीखी जैसा गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बाघ यानी धार। तो अजंता गुफाओं के सरीखी जैसा गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ यानी धार में है। 52वां प्रश्न है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। तो गुप्त वंश ने कितना अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है 52वां प्रश्न। आइए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुप्त काल में। बाल विवाह का जो प्रथा है कब आरंभ हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुप्त काल में हुआ था। सोने के सिक्के सबसे अधिक मात्रा में गुप्त काल में जारी किए गए। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम, जो यह कालिदास द्वारा लिखा गया था। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास द्वारा लिखा गया था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ईरान अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख ईरान अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाएं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो उस पहले दोस्तों चंद्र प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्र द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके अंतिम में स्कंदगुप्त।
तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमार गुप्त, उसके बाद स्कंद गुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों टोटल 57 प्रश्न हुए दोस्तों, और इसका अगला पार्ट दोस्तों कल लेकर आएंगे, इस टॉपिक का अगला पार्ट। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, अगला भी देखिएगा अगला पार्ट, और इसका भी यह जो है वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, उसके बाद अगला पार्ट जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।